अभी आवाज आ रही है संकल्प जी? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रही है आपसे आवाज हम आपको? पिछले साल 23 अप्रैल को हम इसी प्रकार की चर्चा में आपके साथ जुड़े थे। हाँ जी सर। एक मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन खोल लूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी सर। हम अपनी नमस्कार। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम्म, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी 23 स्वास्थ्य परिचर्चाएं हो चुकी हैं और हम्म, आज हमने सोचा कि ऐसे ज्वलंत विषय जो आज समाज की विशेष चिंता का कारण भी है और समाधान की भी विषय भूमि है, तो हमने सोचा कि आज पूरे देश में अनावश्यक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कोविड जी। महामारी जो 2019 में आई, क्या वास्तव में ये इतनी खतरनाक है कि हमने जो टीके लगाए, सरकार ने इतनी मेहनत से टीके तैयार किए, उसके कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पूरे देश में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के माध्यम से हजारों लोग इस स्वास्थ्य परिचर्चा में लाइव जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे यह संख्या और बढ़ती चलेगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को चालू करने के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के वरिष्ठ रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप मित्तल जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर संदीप मित्तल जी का इस सेवा न्यास के माध्यम से बहुत गहरा संबंध है। सतना में, नौगांव के सभी शिविरों में उनका हमेशा मिलना होता है और मैं उनको कहूं कि कोविड के समय हमारे क्षेत्र के अनेक मरीजों को उन्होंने जो सुविधा दी है, उनकी जैसी चिंता की है, उसको हमारा क्षेत्र कभी भूल नहीं सकता। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब लीवर और लंग्स ट्रांसप्लांट यूनिट के भी मेदांता में काम देखते हैं और मुझे पता है कि लंग्स शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज धूल, हवा बड़ी विषाक्त हो रही है और ऐसे समय पे अनेक लोगों को, नए छोटे-छोटे बच्चों को तक भी श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो हमने सोचा कि लोगों के मन में भ्रम ना हो। सेवा न्यास का उद्देश्य ही है समाज को जागरूक करना और जागरूक करते-करते उनको वो सही चीजें बताना जो वैज्ञानिक ढंग से सही है। क्योंकि आज हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में जिन डॉक्टरों ने, जिन वैज्ञानिकों ने, बायोटेक्नीशियन ने कठोर समय पे मेहनत करके और कोविड वैक्सीन तैयार करके उपलब्ध कराई और हमने केवल भारत की ही जनता को 2-2 डोज नहीं दिए, अपितु पड़ोसी देशों और दूसरे देशों को भी ये वैक्सीन दी है। हर बात की कोई ना कोई समस्या होती है, समाधान होता है। उस समय भी कोरोना महामारी में भारत में 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविशील्ड, कोवैक्सीन वैक्सीन कम थी, लोगों को लगाई गई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कोवैक्सीन से इसकी शुरुआत की और पूरे देश को ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में उसको उस समय भेजा जब हर दिन हजारों लाखों लोग मौत के घाट पे जा रहे थे। मित्रों, आज आप सब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर संदीप मित्तल जी ने एक बहुत सुंदर सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है। डॉक्टर संदीप मित्तल जी अपनी सरल हिंदी भाषा में हम सबको आज के सवाल में बताएंगे, क्या कोविशील्ड जैसी बीमारी वास्तव में खतरनाक है, हानिकारक है या केवल ये अफवाह है? इस विषय में मैं उनकी चर्चा शुरू करूं। मैं अपने न्यास के इस परिचर्चा के संयोजक श्री सचिन त्रिपाठी, जो सतना के कार्यकर्ता है, यूएस में रहते थे जब कोविड के समय था, तो इन्होंने देश विदेश के लोगों को भी हमारी इस परिचर्चा में जोड़ा था। एडवोकेट संकल्प मिश्रा, जो तकनीकी रूप से माइक्रोसॉफ्ट टीम से इतना अच्छा नियोजन कर रहे हैं, वह भी हमारे बीच में उपलब्ध है। उनको भी नमस्कार। पूरी टीम में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन सबको हमने
एक छोटी सी प्रक्रिया भेजी थी कि अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप डाउनलोड करें। टीम डाउनलोड करने के बाद एक क्यूआर कोड भी दिया था, एक लिंक भेजी थी, उस लिंक पर सीधे जुड़ जाएं। अपने दर्शकों से अनुरोध है कि जो लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े थे, वो भी अभी जुड़ जाएं। एक बार पुनः डॉक्टर संदीप मित्तल जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आज की इस पर चर्चा पर वो अपना पहले विषय रखें, बाद में हम सब लोगों के सवाल जवाब करेंगे। आदरणीय डॉक्टर संदीप मित्तल जी। जी, प्रणाम। सर्वप्रथम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो मुझे पुनः इस बात का सौभाग्य दिया कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। ये मेरी तीसरी परिचर्चा होगी, स्वास्थ्य परिचर्चा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश मिश्रा जी का, जिनके ही पूरे प्रयास से ये सब संभव हो पा रहा है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प मिश्रा जी को, जिन्होंने ये सारा टेक्निकल इसके एस्पेक्ट को समझा और हमें टीम मीटिंग के साथ जुड़ने का मौका दिया। आज देखिए, कोविड के हम 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। अभी भी इक्का दुक्का केसेस आते हैं हमारे पास। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ मरीज एडमिट थे। तो ऐसा नहीं है कोविड पूरी तरह से चला गया है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कोविड के दौरान काफी क्षति पहुंची, और उसको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा, पूरी दुनिया के विभिन्न सरकारों द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन पूरी दुनिया में मिले। यूएस में mRNA वैक्सीन मिला था, भारत में कोविशील्ड मिला और कोवैक्सीन प्रमुखता से मिला। उसी तरह से रूस में उनका भी एक कोविशील्ड से मिलता जुलता वो वैक्सीन मिला है। चाइना में भी इसी तरह के वैक्सीन मिले हैं। तो जितने भी प्रमुख देश हैं, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इस तरह के वैक्सीन लगाए गए। आजकल रिसेंटली हमारे क्या कहते हैं बीच एक नई क्या कहते हैं चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इन कोविड वैक्सीन से हमें कोई नुकसान पहुंचा है या हमें कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं। इन्हीं चीज को क्या कहते हैं हम समझने के लिए, इनके आशंकाओं को दूर करने के लिए आज ये परिचर्चा आयोजित की गई है। तो मैं समझता हूँ कि तो मैंने इस बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, ताकि थोड़ा सा आपको इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट समझा पाऊँ। तो स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है। तो जो हमें कोविड वैक्सीन लगे, तो हमारा आजकल जो हमारे मन में जो एक तरह का डाउट आ रहा है, जो हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या ये वैक्सीन सेफ थे। क्योंकि रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में कि किसी वैक्सीन कंपनी के ने बोला है कि हाँ, हमारे वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसको लेके भारत में कौतूहल मचा हुआ है कि क्या हमने जो वैक्सीन लिए हैं कोविड महामारी के दौरान, क्या उनसे हमारे कोई खतरा है या हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो उन्हीं आशंकाओं को दूर करने और उनके ऊपर विचार करने के लिए हम ये आज का परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारा आज ये 5वां साल है कोविड का। अभी भी हमारे पास एक सब वेरिएंट्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन स्ट्रेन के, जो हमारे 2021 में आए थे। उसके बाद उसके कई सब वेरिएंट्स अभी भी लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ पेशेंट हमारे पास अभी भी एडमिट हुए थे। जो वैक्सीन उस टाइम पे लगे थे, वो आज भी कोविड की सीवियर बीमारी को रोकने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन को रोकने के लिए अभी भी सक्षम है। और हमें ये बात समझनी होगी कि कोविड पूरी तरह से अभी गया नहीं है। वायरस अभी भी म्यूटेट किया जा रहा है और नए नए स्ट्रेन के रूप में हमारे सारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है। तो जो वैक्सीन लगे थे, तो ये वैक्सीन क्या चीज होती है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, जिसे हम अलग अलग तरीके से शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो इंजेक्शन के, आईवी इंजेक्शन के रूप में हो, इनहेलेशन के रूप में हो, या ओरल टैबलेट के रूप में हो। इसमें या तो वही जिस जिस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया है, उसी को ही अगर हीट से गर्म करके उसको खत्म कर दिया जाए और उसको मरे हुए वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाए, तो एक तरीका ये है। एक होता है कि लैब में क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं रिसर्च की जाए, किसी वायरल वेक्टर, दूसरे वायरस के अंदर उसके कुछ जेनेटिक मटेरियल पहुंचा के उसको शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसको वायरल वेक्टर वैक्सीन कहते हैं। वो जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन बनाए थे, जो कि अमेरिका में लगे, जो mRNA वैक्सीन है, जिसमें mRNA टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। तो ये विभिन्न प्रकार के वैक्सीन इसमें यूज होते हैं।
तो कौन कौन से टाइप्स हैं जिसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसमें वायरस को किल किया जाता है हीट के द्वारा, उसके बाद क्या कहते हैं उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन जिसमें जो कोविड वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, उसके जेनेटिक का एक मटेरियल लेके दूसरे वायरस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो दूसरा वायरस उससे वैक्सीन प्रिपेयर करके शरीर में दिया जाता है। और तीसरा जो है mRNA वैक्सीन है। उसके अलावा हमारे पास DNA वैक्सीन भी है, सब यूनिट वैक्सीन भी है, और अलग तरह के लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी है। जो हमारा जो क्या कहते हैं इसमें जो फोकस है वो मेनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 3 वैक्सीन के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक फाइजर मॉडर्ना का जो वैक्सीन लगा था, जो mRNA वैक्सीन था, जो कि यूएसए में काफी लगा और पश्चिमी देशों में काफी लगा। कोविशील्ड जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जो कि एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया था, यूके और इंडिया में ये काफी लगा, और रशिया में भी इसी तरह का वैक्सीन लगा था। और कोवैक्सीन जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसमें वायरस को क्या कहते हैं हीट या केमिकल प्रोसेस के द्वारा खत्म कर दिया जाता है और उस मरे हुए वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि भारत बायोटेक ने हमारे अपनी स्वदेशी टेक्निक के द्वारा तैयार किया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन थे, फाइजर मॉडर्ना का, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो थोड़ा सा समझने के लिए कि mRNA वैक्सीन काम कैसे करता है, इसमें देखिए कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक्स होते हैं। इसका नाम कोरोना इसलिए रखा है कि क्या कि जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, स्पाइक्स निकलती हैं, उसी तरह जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्पाइक्स होते हैं। उन स्पाइक्स को ही हम वैक्सीन बनाने में यूज करते हैं। तो जो एक जेनेटिक मटेरियल इन स्पाइक्स को बनाता है, उसके mRNA को लिया जाता है और लैब में डेवलप किया जाता है, उसके द्वारा एक वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। और जब वो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो हमारे सेल के अंदर जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, न्यूक्लियस में नहीं जाता है। तो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो उसी तरह के स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल्स के अंदर बनाता है। उन स्पाइक प्रोटीन को हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है और उन स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। जितने भी वैक्सीन बने हैं उन सब का मकसद एक है कि हमें क्या कहते हैं स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी है। तो mRNA वैक्सीन भी उसी तरह का वैक्सीन था। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें mRNA जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया बॉडी में। दूसरा जो कोविशील्ड कैसे काम करता है, कोविशील्ड में उसी तरह का एक जेनेटिक मटेरियल जो वायरस से निकाला हमने, जो स्पाइक प्रोटीन बनाने के काम आता है, उसको एक दूसरे वायरस के अंदर, जो कोविशील्ड में एडिनो वायरस यूज हुआ था उसके अंदर उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। फिर वो वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो वायरस सेल में जाता है, फिर वो सेल के साइटोप्लाज्म में घुल मिल जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल से फिर वो स्पाइक प्रोटीन पैदा होते हैं, जिससे फिर हमारे एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनती है। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है कि कैसे ये वायरल वैक्सीन काम कर रहे हैं। तो जब वायरल वैक्सीन, ये वैक्सीन जो कोविड वैक्सीन लगे थे, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है एलोपैथी में जिसका कोई साइड इफेक्ट हम कहें कि बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो इस वैक्सीन में देखने को मिले वो थे इंजेक्शन साइट पेन। जो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे पेन होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, बॉडी एक आ सकता है, लो ग्रेड फीवर रह सकता है, थकावट हो सकती है या जोड़ों में दर्द हो सकता है। और ये इतने माइल्ड साइड इफेक्ट थे कि ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए होते हैं, इससे ज्यादा कभी होते नहीं है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट इनमें देखा नहीं गया। तो फिर आज के दिन में हमें इतना पैनिक क्यों है? पैनिक इसलिए कि रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ रेयर साइड इफेक्ट के ऊपर यूके की कोर्ट में कोई केस हो गया, उसको लेकर जब इंडियन मीडिया में इसकी बातें आई तो लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि क्या ये वैक्सीन हमारे जो लगाए गए क्या वो सेफ थे या हमें अभी कोई रिस्क है। तो लोग इसके बारे में चिंतित हैं। और वो चिंतित किस बारे में है कि वेरी रेयर साइड इफेक्ट में, इनमें 2 शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, रेयर और वेरी रेयर। ये रेयर है और रेयर में भी वेरी रेयर साइड इफेक्ट है, जो कि लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ एक आध लोगों को होते हैं। तो ये रेयर साइड इफेक्ट क्या है? हमारे जो mRNA वैक्सीन जो फाइजर द्वारा बनाया गया था, ये यूएसए में लगा था, उसके जो रेयर साइड इफेक्ट थे उसमें मायोकार्डाइटिस, जिसमें हार्ट की मसल की सूजन आ जाना, और पेरिकार्डाइटिस जिसमें हार्ट के ऊपर जो झिल्ली आती है उसमें सूजन का आ जाना। जो कोविशील्ड जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, उसमें क्या था कि शुरू में
वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा था, जिसमें ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है। तो ये इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट है ब्लड क्लॉट होना कोविशील्ड वैक्सीन से। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में इसका एविडेंस क्या है हमारे पास। हाउ कॉमन आर दिस रेयर साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट कितने कॉमन है? हालांकि हमें पता है कि रेयर है, फिर भी हमारा साइंटिफिक डाटा इनके बारे में क्या कहता है? जो mRNA वैक्सीन एसोसिएटेड मायोकार्डिटिस है वो काफी रेयर है। यूएस में एक वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसकी एक पासिव सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसमें लोग अपने साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है। इसमें 192 मिलियन लोगों का सर्वे इसमें किया गया, लगभग 19 करोड़ लोगों का, जिन्होंने mRNA वैक्सीन लिया था 2020 दिसंबर 2020 से लेके अगस्त 2021 तक, लगभग 6-7-8 महीने का जो एक डाटा था वो लिया गया। उन पूरे 19 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1626 केस ऐसे थे जिनको मायोकार्डिटिस हुआ। और सबसे हैरानी की बात है कि ये जो मायोकार्डिटिस था ये सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही आया था, उसके बाद कभी भी नहीं आया। और जितनी भी ये केसेस है इतने माइल्ड थे कि अपने आप ही रिकवर कर गए। और बहुत ही मिनिस्क्यूल कोई ऐसा कोई अगर रिपोर्टेड होगा कि इसकी वजह से कोई मेजर साइड इफेक्ट हुआ है वो रिपोर्टेड होगा। अदरवाइज जितने भी ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, जो मायोकार्डिटिस जिसमें हार्ट की मसल की सूजन थी, वो पहले हफ्ते में ही आई थी और रैपिडली उसमें रिकवरी भी देखी गई थी। और कोविशील्ड एसोसिएटेड विथ, जिसमें हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है, वही जो सर्वेलेंस सिस्टम यूएसए का क्या कहते हैं, उन्होंने जब सर्वे किया 14 मिलियन लोगों का, उनमें ये पाया गया कि सिर्फ 54 केसेस ऐसे थे 14 मिलियन लोगों में से जिनको इस तरह के थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने का खतरा, जिसमें ब्लड क्लॉट बने। और जितने ये ब्लड क्लॉट के इवेंट थे ये पहली डोज के बाद ही हुए, सेकंड डोज के बाद किसी को भी नहीं हुआ, पहली डोज के बाद ही हुआ। तो और जितने भी ये इवेंट थे जिसमें ब्लड क्लॉट बनने का खतरा हुआ, ब्रेन में ब्लड क्लॉट या डीवीटी जैसे पैरों में ब्लड क्लॉट जमना, ये सब पहले 10 दिन के अंदर हुआ था। मैक्सिमम खींच खांच के किसी को अगर लेट भी होगा तो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर ये साइड इफेक्ट आ गए थे, उसके बियॉन्ड किसी में भी ये साइड इफेक्ट देखे नहीं गए। तो पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये साइड इफेक्ट आ जाते हैं, उसके बाद बहुत ही कम चांसेस या ना के बराबर चांसेस है कि उसमें किसी के देखे गए। एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2021 में, जो कि यूके की स्टडी है, क्योंकि यूके की पॉपुलेशन में ये हमारा कोविशील्ड ही लगा था, क्योंकि ये यूके में ही प्रिपेयर हुआ वैक्सीन था। तो उन्होंने 29 मिलियन पीपल का सर्वे किया था इंग्लैंड में, जिन्होंने बताया था कि थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क है ब्लड क्लॉट होने का, बट जो सारे जो ब्लड क्लॉट के इवेंट थे वो 8 से लेके 14 दिन के अंदर अंदर ही हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर, पहला डोज लगने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये साइड इफेक्ट देखे गए, उसके बाद ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। तो इसी स्टडी में एक और क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि ये जो ब्लड क्लॉट का जो इंसिडेंस है ये कोविड की बीमारी के कारण ज्यादा हो रहा है, वैक्सीन से कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि ब्लड क्लॉट कोविड अब बीमारी खुद से ज्यादा कर देगी, बजाय वैक्सीन उसको क्लॉट बनाएगा। तो जो 10 मिलियन लोगों को अगर ये वैक्सीन लगा है, उसमें सिर्फ 66 एक्स्ट्रा केसेस हुए थे ब्लड क्लॉट के इन वेन्स, और सिर्फ 6 या 7 केसेस 10 मिलियन में से हुए थे जिनमें ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ था, जो कि जानलेवा हो सकता है। जबकि कोविड 19 इन्फेक्शन की वजह से 12,000 केसेस हुए थे और 20 केसेस ऐसे थे जिसमें रेयर ब्लड क्लॉट इन ब्रेन हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि कोविड अपने आप से ही ब्लड क्लॉट इतने कर देती है कि हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं कि वो ब्लड क्लॉट होंगे। वैक्सीन से उतने ज्यादा ब्लड क्लॉट नहीं होते जितने कोविड बीमारी से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोविड की बीमारी को अगर प्रिवेंट किया जाए वो ज्यादा कारगर है, बजाय इसके कि हम इस बात से डरते रहे कि वैक्सीन से हमें कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ भ्रांतियां भी फैलाई गई, कुछ मिथ से कुछ फैक्ट हैं जिसके कारण कोविड 19 के वैक्सीन के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन या जो गलत इसके बारे में चर्चाएं शुरू हुई। तो आइए एक एक करके देखते हैं यही कि ज्यादा हो रहा डॉक्टर साहब, हाँ, यही ज्यादा हो रहा, मिथ्स एंड फैक्ट्स की मिथ जरूरत है। मिथ्स बहुत ज्यादा है इसके बारे में लेके। तो देखते हैं कि कौन कौन से मिथ बहुत ज्यादा प्रचलित हैं सोशल मीडिया में, जिनको लेके लोग बड़े परेशान हैं।
तो पहला जो मिथ है कि जो कोविड-19 वैक्सीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो उसमें जो पदार्थ डाले डाले जाते हैं वो खुद से डेंजरस हैं। देखिए ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जितने भी इंग्रेडिएंट कोविड-19 वैक्सीन में डाले जाते हैं वही सारे इंग्रेडिएंट हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं, जैसे फैट, शुगर, सॉल्ट, इन सब में भी उसी तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि अगर हमें क्या कहते हैं कोविड हो ही चुका है तो हमें उससे इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है। देखिए ऐसा नहीं है। संसार में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो होने के बावजूद हमें वैक्सीन लगाना पड़ता है। उस बीमारी के होने के बाद हमें उतनी इफेक्टिव इम्यूनिटी नहीं मिलती है उस बीमारी के अगेंस्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स एक बार हो जाए उसके बाद भी हमें उसके बाद तक शिंगल जो क्या कहते हैं, शरीर में रैशेस हो जाते हैं, जो पेनफुल रैशेस हो जाते हैं, इस तरह की बीमारी होती रहती है। तो और भी इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है जो एक बार हो जाए उसके बाद हमें वैक्सीन लेना ही पड़ता है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो कोविड-19 के बारे में भी साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो वो इम्यूनिटी उतनी कारगर नहीं होगी, इसलिए उसको बूस्ट करने के लिए अगर आपको कोविड के इन्फेक्शन हो गए तब भी आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी हो जाता है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और एक जो हमारे सामने जो एक मिथ आती है कि कोविड वैक्सीन वर नॉट रिगरसली टेस्टेड। तो लोग कहते हैं कि शायद इनका टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई थी तभी आनन फानन में इसको मंजूरी दे दी गई, जो कि बहुत सारी सरकारें ने ऐसा किया कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिली एफडीए द्वारा भी, भारत में भी जल्दबाजी में इसको ले आए गए। तो लोगों के मन में ये शंका है कि इसके शायद टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई। देखिए कोई भी टेस्ट इसके बारे में स्किप नहीं किया गया, जितने भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं वो सब कंडक्ट किए गए। डिफरेंस ये था कि ये सारे टेस्ट जो ट्रायल से इनको थोड़ा ओवरलैप कर दिया और बहुत जल्दी जल्दी किए गए ताकि हमारे पास डाटा जल्दी आ जाए और हम लोगों को ये जल्दी उपलब्ध करा सके वैक्सीन। बट कोई भी इसमें जो वैक्सीन का जो भी इसमें अप्रूव करने का जो स्टेप्स होते हैं उनको किसी को भी मिस नहीं किया गया। सारे फेजेस किए गए, फेज 1 भी किया गया, फेज 2 भी किया गया, फेज 3 भी किया गया और अब फेज 4 भी किया गया। तो इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया था। एक अगला जो मिथ, सबसे बड़ा कॉमन मिथ आता है कि जो टेक्नोलॉजी कोविड वैक्सीन को बनाने में यूज की गई थी वो इतनी नई थी कि उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो सेफ है कि नहीं है। देखिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई। अगर हम एमआरएनए वैक्सीन जो कि लेटेस्ट वैक्सीन है उसको भी उठा के देखा जाए तो इसकी रिसर्च 1990 में शुरू हो गई थी। और दो इससे पहले जो महामारियां आई थी, कोविड सार्स जो कि 2003 में आया था, जो इसका भाई था जो कोविड का, जो इससे पहले आया था 2003 में आया था, इससे मिलता जुलता वायरस था, और मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो आया था, उनके अगेंस्ट एमआरएनए वैक्सीन बनाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। और उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रेडी था, इसलिए इतनी जल्दी के एमआरएनए वैक्सीन कोविड के लिए उपलब्ध कराए गए। हमारे जो कंट्री में जो कोविशील्ड लगा था उसकी जो टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले 1972 में यूज की गई थी। और बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें आज भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा हम जानते हैं, इन्फ्लुएंजा बड़ा कॉमन सा वैक्सीन है, तो वो आज भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ वैक्सीन है जो कि हम रूटीनली लेते हैं। तो ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई वैक्सीन को बनाने के लिए, सब देखा भाला और अच्छे से जांच किए हुए वैक्सीन थे। दूसरा, लोगों के मन में एक भ्रांति आई थी कि अगर क्या कहते हैं कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी मुझे कोविड होना ही है तो कोविड वैक्सीन लेने का फायदा क्या है। देखिए हम किसी और चीज पे विश्वास नहीं करते, हम डाटा की बात करते हैं। जो डाटा निकल के आया कोविड-19 डेथ का, उसमें ये देखा गया 99.5%, जो 99%, 99% से भी ज्यादा जो डेथ्स हुई, जो मौतें हुई कोविड के कारण, वो उन लोगों में हुई जिनको कभी वैक्सीन लगा ही नहीं था। 0.05% डेथ ही ऐसी थी उन लोगों में हुई जिनको वैक्सीन लगा था। तो वैक्सीन लगने से इसका मतलब डेथ बहुत ज्यादा प्रिवेंट हुई। कहाँ 99%, कहाँ 0.5%। तो वैक्सीन लगने से बहुत ज्यादा इसमें सुरक्षा प्रदान हुई लोगों को। दूसरा एक मिथ आता है कि कोविड वैक्सीन अपने आप से ही कोविड बीमारी दे सकता है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। वैक्सीन अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कोविड-19 बीमारी अपने आप से नहीं दे पाएगा। एक और भ्रांति इसमें आती है कि कोविड वैक्सीन लेने से वोमेन की फर्टिलिटी पे इश्यू पड़ता है, जो प्रजनन क्षमता जो औरतों की होती है उन पे फर्क पड़ता है, जो कई सेक्टर्स में इनमें देखने में आया। कई देशों में इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी। देखिए र्यूमर एक स्टार्ट हुई थी जो एक सोशल मीडिया पे एक इनएक्यूरेट रिपोर्ट के ऊपर आई थी। किसी ने सोशल मीडिया पे गलत रिपोर्ट
पोस्ट कर दी। उसके बाद से एक डिबेट शुरू हो गई थी। इस डिबेट को साइंटिफिक कम्युनिटी ने थोरोली हटा दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। वुमन की फर्टिलिटी पे इससे कोई असर नहीं पड़ता। एक जो लोगों के मन में भ्रांति आती है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे तो बीमार पड़ते ही नहीं है कोविड से। बच्चे कम बीमार पड़े क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम रोबस्ट होता है, वो उनसे उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओल्ड एज के लोगों को ही होती है। बट जब हमने डाटा स्टडी किया तो पाया कि बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन कई देशों में इसकी वजह से मरे हैं। और कोविड की बीमारी से बहुत रेयर एक साइड इफेक्ट होता है, मिस्क सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम पे काफी ज्यादा असर होता है बच्चों का, वो भी देखने को मिला था। तो कोविड-19 बच्चों को बहुत अच्छी एक सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों के लिए ये उपलब्ध है, उनको लगवा सकते हैं। एक बड़ी अनोखी सी विचित्र बात कोविड वैक्सीन के लिए बोली गई कि क्या इसमें कोई माइक्रोचिप लगा है जो कि लोगों को ट्रैक करेगा। वो जो कि बिल गेट्स ने इसका वो क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ बोला। देखिए, ये जो भ्रांति शुरू हुई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि वी विल हैव सम डिजिटल सर्टिफिकेट्स। उन्होंने एक डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में बात की थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि माइक्रोचिप्स लगाएंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट तो हमारे देश में ऑलरेडी उपलब्ध है। हम आरोग्य सेतु ऐप पे जाएं, हमारा एक सर्टिफिकेट बन के आ जाता है, हमने कोविड वैक्सीन लगाए हुए हैं। तो इस तरह के डिजिटल सर्टिफिकेट तो भारत सरकार ने पहले से उपलब्ध करवाए हुए हैं। तो इस तरह की कोई बात चल रही थी कि हम एक डिजिटल सर्टिफिकेट बनाएंगे जो कि सिर्फ डिजिटल डाटा में रहेगा कि किस पूरी पॉपुलेशन को लगा कि नहीं लगा। माइक्रोचिप की कोई बात नहीं थी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई आपको ट्रैक कर पाएगा वैक्सीन के बाद। कोविड एक जो सबसे बड़ी भ्रांति जो रिसेंट टाइम में निकल के आई थी कि कोविड वैक्सीन कैन अल्टर माय डीएनए, जो मनुष्यों के डीएनए को वो चेंज कर देगा और मनुष्यों में कोई ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जो आगे आने वाली नहीं है। देखिए, ये भी एक गलत सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट आई थी, एक गलत स्टडी आई थी जिसके बारे में अभी तक कोई वो पीयर रिव्यू भी नहीं है। उसकी मेथोडोलॉजी भी बहुत गलत थी। उसके ऊपर लेके एक रिपोर्ट छपी थी जिसके बाद ये सारी चर्चा का विषय बना 2023 में, खासकर अक्टूबर के महीने में। देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल जो एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर ये ज्यादा चर्चा हुई थी। एमआरएनए वैक्सीन का जो मटेरियल है वो सेल के न्यूक्लियस में नहीं जाता है जहां पे इसको जाना चाहिए। अगर इसने डीएनए को अल्टर करना है एमआरएनए वैक्सीन, तो उसको न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा। वो न्यूक्लियस के बाहर ही रहता है, तो ये आपके डीएनए को कभी अल्टर नहीं कर सकता। और ना ही अभी तक कोई ऐसा एविडेंस आया है साइंटिफिकली प्रूवन जिसमें ये बताया गया कि ये आपके डीएनए को अल्टर करेगा। तो इन सब के बाद हमारा जो एक एक मैसेज जो एक आम जनता के लिए है कि कोविड वैक्सीन काफी सेफ है। जो भी सीरियस साइड इफेक्ट है वो पहले 2-3 हफ्ते के अंदर ही हो जाते हैं, उसके बाद कभी देखे नहीं गए। तो हमें तो भारत में जिनको वैक्सीन लगा है कोविशील्ड, उनको लगे हुए तो काफी समय बीत चुका है अब। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इस तरह के ब्लड क्लॉट की बीमारी या कोई भी हार्ट की बीमारी हम उस बात से एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस बात से मान सकते हैं कि कोविड वैक्सीन लगने के कारण ऐसा हुआ है। देखिए, अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर, आपको फैमिली रिस्क फैक्टर, आपकी फैमिली में बहुत लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, तो ऑलरेडी आप एक इंक्रीज रिस्क पे हो जाते हैं। चाहे आपकी एज यंग है चाहे ओल्ड है, आप ऑलरेडी रिस्क पे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप रिस्क पे हो सकते हैं तो अपनी जांच करवाइए। पर इतने टाइम के बाद, वैक्सीन लगने के साल बीत जाने के बाद, 2 साल बीत जाने के बाद, अगर कोई ये कहे कि वैक्सीन लगने की वजह से ऐसा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये साइंटिफिकली करेक्ट बात होगी। हमें एक बात समझनी होगी। कोविड को अगर ना लाइलाज कोविड या सीवियर कोविड, अगर उसको कोविड को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है बजाय वैक्सीन के। तो कोविड को प्रिवेंट करना, कोविड को ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम इस बात से डरते रहें कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें कोई साइड इफेक्ट आ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे बुखार हुआ तो हम क्रोसिन ले लेते हैं इमीडिएटली, कभी ये सोचा भी नहीं कि क्रोसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या। अगर हम क्रोसिन के रेयर साइड इफेक्ट पढ़ने में आए, जो पैरासीटामोल उसमें साल्ट होता है, उसको रेयर साइड इफेक्ट पढ़ने में आए, तो शायद कोई भी आजकल अपने आप से क्रोसिन लेना भी पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से हर चीज के एक रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, हर दवाई के रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। वो रेयर साइड इफेक्ट इतने खतरनाक हो सकते हैं कि शायद आप वो दवाई ओवर द काउंटर खुद से ले भी ना पाए। तो हमें बीमारी को प्रिवेंट करना ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि ये बात सोचे कि वैक्सीन से हमें कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है। तो जब कोविड वैक्सीन की बात आती है तो बेनिफिट आउटवेज रिस्क। तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है बजाय इसकी कि रिस्क रिस्क बहुत ही मिनिस्क्यूल है। बहुत ही कम लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं।
बजाय इसके इसके एक बेनिफिट कितने ज्यादा है। बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसा मैंने बताया कि 99.5% जो डेथ हुई थी वो उन लोगों में हुई थी जिनको वैक्सीन नहीं लगा, और 0.05% लोग वो थे जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हुई थी। तो वैक्सीन बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमें शायद इससे डरने की जरूरत नहीं है अभी। और जितने भी साइड इफेक्ट की अभी आजकल मीडिया में चर्चा चल रही है कि कोविशील्ड लगने से ये ऐसा हो जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, उनके एक जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने यूके कोर्ट में एडमिट कर लिया, कैसा होता है। देखिए ये होता है। मुझे खुद को याद है जब 2021 में ये वैक्सीन लगने के बाद हमारे पास सेकेंड वेव में पेशेंट आ रहे थे, थर्ड वेव में पेशेंट आ रहे, तो हमें ऑलरेडी पता था कि वैक्सीन लगने के बाद इस तरह के ब्लड क्लॉट बनने की संभावना होती है। तो ये कोई नई चीज निकल के नहीं आई, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई है वैक्सीन के बारे में। डॉक्टरों को इसके बारे में बहुत पहले से पता था, और डॉक्टरों को ये भी पता था कि ये जो साइड इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट है, पहले 2-3 हफ्ते में आते हैं, उसके बाद कभी भी नहीं आते। तो जो भी हमने केस देखे पहले 1 या 2 हफ्ते में ही हम उस बारे में सस्पेक्ट करते थे। कोई भी एक भी केस हमने शायद मेदांता में नहीं देखा जिसको ब्लड क्लॉट की समस्या वैक्सीन लगने के बाद आई है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन सब के बाद हमें थोड़ा निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमें अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक ये लास्ट पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2023 का जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था वो डॉक्टर कैटलिन करिको और ड्रू वाइजमैन को मिला था। इनको ये नोबेल प्राइज क्यों मिला था? इनको नोबेल प्राइज मिला था एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर। एमआरएनए वैक्सीन ने लोगों की इतनी जान बचाई। इन्होंने ही पायनियर काम किया था कि एमआरएनए वैक्सीन कैसे बॉडी में जाएगा, कैसे एंटीबॉडीज बनेगी। इनको ये माना गया है कि इनके वैक्सीन की वजह से, इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, इन्होंने जो रिसर्च की उसके बाद वैक्सीन प्रिपेयर हुआ हो पाया, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में काफी लोगों की जान बच पाई। तो मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को मानती है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन जान बचाते हैं लोगों की। वैक्सीन से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अगर कोई नुकसान होता भी है शुरुआती 5-10 दिन में या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है। उसके बियॉन्ड ये देखा नहीं गया है। फेज 4 स्टडी जो होती है कि जिसमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, उसमें भी ऐसा कोई डाटा अभी तक निकल के नहीं आया कि लॉन्ग टर्म में भी कोई बहुत बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट इसका होगा। तो आई थिंक हम सबको इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से हमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट होने वाला है। इसके साथ मैं अपने परिचर्चा को, ये प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बड़े सरल शब्दों में वो सब बातें कर दी जो आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में इस परिचर्चा को लोग सुन रहे हैं, और आज सुनने में जो लोग नहीं सक्षम है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आ जा रहे हैं, उनके लिए ये पूरी परिचर्चा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगी। हमारी पुरानी चर्चाएं भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपने पूरी बातें सब क्लियर रूप से व्यवस्थित ढंग से सबको समझाई है कि कोविड के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड के बारे में जो भी चर्चा है, वो सब भ्रम और मिथ ज्यादा है। यानी जब भी कोई वैक्सीन आई है, जैसे पोलियो वैक्सीन जब आई, तो हमें लगता है शुरू में उसका भी विरोध हुआ था। कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जिनको जो है लोग नजरअंदाज करते हैं। कई लोगों ने कहा कि इससे प्रजनन क्षमता घटेगी, बच्चों को जरूरत नहीं है, हम अगर लगाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे आगे पीछे क्या होगा। अब मुझे लगता है कि भारत इस स्तर से आगे निकल पड़ा है, और मुझे लगता है ये चर्चाएं पिछले 2 साल से लगभग बंद थी। एक देश को बदनाम करने के लिए जो एक साजिश इस समय चल रही है, मुझे लगता है ये उसका एक पार्ट है कि किस तरह से कोविड के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाए। क्योंकि इस समय देश में बड़ा माहौल चल रहा है कि एंटी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे वो जी। हमने यात्रा के समय प्रमाण पत्र ले जाने की बात रही हो, हम गर्व के साथ में कहते थे कि मुझे कोवैक्सीन लगी है, कोविशील्ड लगी है। डॉक्टरों, नर्सों ने अपनी जान पे खेल करके जिस तरह से इतने रिकॉर्ड लोगों को वैक्सीनेशन किया है, और साथ-साथ जिनकी आपने अंत में फोटो दिखाई कि उन्होंने इस वैक्सीन को तैयार किया है, उन सबको हम सेवा न्यास की ओर से विशेष सम्मानित करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की चर्चा बनाई। कुछ सवाल डॉक्टर साहब आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको बताएं। आप रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, और पल्मोनोलॉजी के बारे में विशेष रूप से चर्चा रहती है। लोगों ने थोड़ा ऐसा मान लिया है कि हमें शायद कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगी है, तो मेरे काम करने की क्षमता घट गई है। इसके बारे में थोड़ा-सा एक प्रकाश डालें। हमारे दर्शक श्रीराम रिछारिया धवररा से पूछ रहे हैं कि कोविशील्ड का क्या इफ़ेक्ट है, तो उससे जाँच की जा सकती है क्या कोई ऐसी?
देखिए, मुझे नहीं लगता ये कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। अगर हम मान भी लिया जाए कि कोविड महामारी के बाद आपकी काम करने की क्षमता कम हुई है, तो इसका ठीकरा वैक्सीन के ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता। आई थिंक अगर आपको कोविड हुआ है या कोविड के दौरान आप एक स्ट्रेसफुल माहौल में रहे हैं, तो उसके बाद कई लोगों में देखा गया कि बहुत सारी एक लॉन्ग कोविड एक एक एंटिटी निकल के आई है कि कोविड होने के बाद भी उसके कुछ साइड इफेक्ट जो ब्रेन के ऊपर है, जिसमें भूलने की बीमारी या काम करने की क्षमता का कम हो जाना, इस तरह की चीजें निकल के आई हैं। परंतु कभी भी ऐसा किसी भी लिटरेचर में या किसी भी साइंटिफिक फोरम पे ये नहीं बोला कि ये वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी भी बीमारी, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद आपकी काम करने की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है कुछ महीनों के लिए, जो कि बाद में अच्छे से रिकवर कर जाती है। कोविड के बारे में भी ऐसे ही हुआ कि वायरल इन्फेक्शन थी, उसको होने के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, लॉन्ग कोविड जिसको बोलते हैं, कई लोगों में बहुत देर तक देखे गए। तो परंतु कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये सब वैक्सीन के बाद हुआ है, कोविशील्ड के बाद या कोवैक्सीन के बाद या किसी भी इस चीज के बाद हो रहा है। ये वायरस की वजह से हो सकता है, ना कि वैक्सीन की वजह से। आवाज नहीं आ रही है इसका। हमारे एक दर्शक अरविंद जी रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है? उस समय तो कोविड बहुत महामारी की तरह था, तो सबको अनिवार्य कर दिया गया था। क्या अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है? नहीं जी, अभी वैक्सीनेशन सेंटर जैसा अभी नहीं है। ना ही अस्पतालों में कोई ऐसा सेंटर अभी बना हुआ है जिसमें कोविड की वैक्सीन अभी लगवाई जा सके। केस टू केस बेसिस पे अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तभी कोई वैक्सीन लग सकता है। और अभी तो और भी नए वैक्सीन आ चुके हैं, जिसमें एक नेजल वैक्सीन भी है, जो नाक में सिर्फ आप स्प्रे करिए तो आपको उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो आपको इंजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो कोविडशील्ड की प्रोडक्शन है वो शायद दिसंबर 2021 में ही बंद हो गई थी। और अभी ऐसे कोई सेंटर नहीं है जहां जाके हम वैक्सीन को लगवा पाए। तो आपको अगर धन कोई लगता भी है कि आपको वैक्सीन की जरूरत है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद ही लगेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दर्शक श्री प्रदीप खरे मंटू छतरपुर से पूछ रहे हैं कि क्या अभी जो पब्लिक फंक्शन होते हैं कई बार, उनमें अभी भी कोविड का टेस्ट कराया जाता है? अगर टेस्ट के बाद कोई बीमारी निकलती है, जैसे आमतौर पर कोई ऑपरेशन होना है तो बीपी, शुगर और मॉनिटरिंग करने के लिए करते हैं। अभी कोविड भी ज़रूरी कर दिया गया है एडमिट करने के लिए। तो इसका मतलब है क्या अभी भी इतना ही घातक है क्या ये? अ, देखिए, अगर मैं जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमारा तो संपर्क सारा दिन इस तरह के मरीजों से जो खांसते हुए आते हैं, जिनको इस तरह की वायरल इलनेस होती है, उनसे पाला पड़ता है। तो हॉस्पिटल में तो ये बंद हो चुका है कि हर मरीज का टेस्ट करवाया जाए, जो भी एंटर करता है या जो भी आपकी ओपीडी में आता है, जो आपके हॉस्पिटल में जिनका ऑपरेशन होना है, उनका क्या कहते हैं टेस्ट करवाया जाए। अगर कोई संस्था या कोई ऐसी गैदरिंग होती है जिसमें कोई अपने पर्सनल लेवल पे कोई ऐसे टेस्ट करवा रहा है, तो उसका पर्सनल है। ना तो सरकार की तरफ से ऐसा है कुछ है कि हर किसी का टेस्ट करवाना जरूरी है, ना ही किसी हॉस्पिटल या कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा है। ना ही अभी कोई रिकमेंडेशन बची है। आप अगर एक एक देश से दूसरे देश में भी ट्रैवल करते हैं, तो भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको क्या कहते हैं टेस्ट करवा के उनको दिखाने ही दिखाना उससे जाने से पहले। तो अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसा करवा रहा है, तो वो उनका अपना पर्सनल है, वो करवा सकता है। परंतु उससे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी-अभी मेरे एक मित्र लीवर इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए गए थे, तो उनकी बेटी को कोविड पॉजिटिव निकल आया, तो उनको एडमिट ही नहीं किया है। जबकि उसको हमें लगता नहीं आपके बताए अनुसार और बाकी चर्चा जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं सब कोविड पॉजिटिव है, पहले इसको 3 दिन जो है आप उसमें रखिए, उसके बाद ही हम एडमिट करेंगे। देखिए, अभी भी क्या कहते हैं, देखिए कोई भी वायरल इलनेस होती है, जैसे अगर किसी को इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है, तब भी हम ये कहते हैं कि पहले इसको सेटल हो जाने दीजिए, इसको थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इसका इलाज संभव होगा। और देखिए, हमारा जो पिछले 2-3 सालों का जो कोविड के बारे में एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में अभी भी वो मन में एक धारणा बनी हुई है कि हमें पहले इसको आइसोलेट करना है या इसको पहले ठीक होने का समय देना, उसके बाद ही आगे इलाज संभव होगा। तो शायद उसी संदर्भ में ये कहा गया होगा।
और मुझे लगता है अगर किसी को कोई दूसरी बीमारी के इलाज के लिए गया है और उससे पहले कोई और ही बीमारी निकल आती है, तो मुझे लगता है कि ये उचित भी है कि पहले वो बीमारी ठीक हो जाए, फिर उसके बारे में आगे चर्चा की जाए कि अगर इसका लीवर ट्रांसप्लांट है या लीवर की कोई बीमारी है, उसके बारे में ठीक किया जाना चाहिए। तो अगर इन्फ्लुएंजा भी आता, कॉमन फ्लू भी आता, तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि पहले फ्लू ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही अगली बीमारी के ऊपर हम ध्यान देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सौरभ सिन्हा गुड़गांव से एक सवाल पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन का इतना बड़ा काम सरकार ने किया है, इसके बारे में ऐसे कोई अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या उनको कोई दंडित करने का भी प्रावधान है क्या? देखिए, ये शायद क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, ये संकल्प के लिए ज्यादा अच्छा है। एडवोकेट इसमें बारे में ज्यादा बता सकते हैं, पर आई थिंक देखिए, अफवाहें तो हर चीज की उड़ती हैं। अफवाहों अफवाहों के ऊपर दंडित नहीं किया जाता है कभी किसी को। कोई किसी को रियली हार्म पहुंचाए, किसी बॉडीली हार्म पहुंचाए, कोई जानबूझ के ऐसा करे या कोई ऐसा वाकई में कुछ ऐसा कर दे, देखिए अफवाहें तो हर तरह की उड़ती रहती हैं। तो उसमें तो कोई धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले दर्शक हमारे प्रयागराज से संजय गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि नवजात बच्चों को क्या कोविड वैक्सीन लगाना जरूरी है या अभी इसकी जरूरत खत्म हो गई है? नहीं नहीं, देखिए नवजात बच्चों को नहीं लगता कोविड वैक्सीन। नवजात बच्चे अगर माना जाए कि जब जो अभी पैदा ही हुआ है, तो जो भी वैक्सीन की रिकमेंडेशन है, उन जो लेटेस्ट वैक्सीन आए हैं, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट के लिए भी बने हैं, अगर आपने लगाना भी है तो 6 महीने के बाद ही लगा सकते हैं। जन्म के 6 महीने के बाद ही पहला वैक्सीन लगता है। वो शुरुआती 5 साल तक 2 डोज लगती है, उसके बाद एक ही डोज काम करती है 5 साल के बाद। तो नवजात बच्चे, मुझे नहीं लगता उनको वैक्सीन लगता है। 6 महीने के बाद ही पहला वैक्सीन लगता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक बांदा से प्रकाश सिंह पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों ही वैक्सीनों को देश में लगाया गया। कोवैक्सीन के बारे में शायद चर्चा नहीं है, लेकिन कोविशील्ड के बारे में बहुत चर्चा ऐसी हो रही है। ऐसा क्या है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूके में कि वहाँ की कोर्ट में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसने ये मान लिया है कि हाँ, हमारे वैक्सीन से कोई रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। और जो वो केस था, वो भी 2021 का केस था, जो कि वो कोर्ट में क्या कहते हैं, अब फाइनली उनको मानना पड़ा कि हाँ, ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। और दूसरा इसका जो प्रमुख कारण है, जो कोवैक्सीन है, वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें वायरस को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाता है और वायरस के कुछ अंश बचते हैं जो कि हमारे शरीर में कोई घातक प्रभाव नहीं डाल सकते। तो जो मरा हुआ वैक्सीन है, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो वो कोवैक्सीन था, जबकि वायरल वेक्टर वैक्सीन था वो कोविशील्ड था। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन से ऐसी रिपोर्टें आ सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं, कोवैक्सीन से ऐसा कोई कोई साइंटिफिक कम्युनिटी या कोई भी ऐसा सोचता भी है कि इससे इतना कोई दुष्प्रभाव होगा। शायद इसलिए सिर्फ कोविशील्ड की चर्चा हो रही है। और दूसरा, शायद ये कॉम्पिटिटिव भी मुझे लगता है ऐसा है कि mRNA वैक्सीन के ऊपर जो इतनी भ्रांतियां को यूएसए में चली गई हैं, यूएसए की सरकार को घेरा जा रहा है, तो क्यों ना यूके की सरकार को भी घेरा जाए, जो कि कोविशील्ड लगवाया गया उन्होंने। तो शायद ये भी एक हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक विजय पटेल पूछ रहे हैं सतना से कि क्या अन्य दवाओं या वैक्सीनों के भी साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, सब दवाइयों के होते हैं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई स्पेसिफिक आप पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अभी देखिए। आपने बीच में जैसे एक शब्द कहा था, मैं उसको भी पकड़ता हूँ कि क्रोसिन या ये बाकी हाँ, चीजें हम जो है बिना तो प्रिस्क्रिप्शन के भी ले लेते हैं। सिर दर्द हुआ और हाँ, डिस्प्रिन ले लेते हैं, बिल्कुल तो उसके बिल्कुल, भी साइड देखिए इफेक्ट है। अगर हम बहुत जान जाएंगे बहुत बहुत ज्यादा थोड़ा साइड इफेक्ट। थोड़ा इस थोड़ा इस तरह के साइड इफेक्ट के बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज की परिचर्चा में कोविशील्ड पे तो हमने मान लिया कि ये सब झूठी अफवाहें चर्चाएं हैं, लेकिन आप चूंकि लंग्स और रेस्पिरेटरी के विशेषज्ञ हैं, तो ये हमेशा ये तकलीफ चलती रहती है। तो थोड़ा इस विषय में अपने विषय के बारे में प्रकाश डालेंगे तो हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। देखिए, जो अ, कोई भी एलोपैथी में दवाई बनी है, तो उसके पूरे एक टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में आती है। उससे कई फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4।
तो जब इन सब फेजेस को देख लिया जाता है तो उनमें बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट ऐसे निकल के आते हैं जिनको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। जो प्रोडक्ट लीफलेट होता है, जो प्रोडक्ट का एक जो हमारे पास आता है कि इनके कैसे काम करता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कब देना है नहीं देना है। उसी तरह से जो कोई भी एक कॉमन दवाई भी है जो कॉमन कोल्ड के लिए हम लेते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं क्रोसिन है, चाहे कोई ऐसी दवाई है जो नेजल डिकंजेस्टेंट है, जो नाक के लिए हम लेते हैं, नाक में हम वो डालते हैं कि ताकि नाक खुल जाए। जो और भी कोई भी जैसे डोलो है, क्रोसिन है, या फिर जो पेन किलर मेडिसिन हैं जो कि हम ऐसे ही ओवर द काउंटर ले लेते हैं, इनके बारे में जो फेज 3 फेज 4 के जो क्या कहते हैं डाटा आते हैं तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे रेयर साइड इफेक्ट होते हैं जो कि काफी सुनने में भयावह लगते हैं और जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो परंतु कभी भी इन रेयर साइड इफेक्ट की वजह से हम ये लेना, क्रोसिन को लेना नहीं छोड़ते, हम पेन किलर लेना नहीं छोड़ते। हालांकि किसको होगा किसको नहीं होगा वो नहीं मालूम, क्योंकि इतने रेयर हैं कि लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन में कोई एक या दो आदमी ऐसे होंगे जिनको एक रेयर साइड इफेक्ट होगा। हमारे जैसे अपने हॉस्पिटल का ही एग्जांपल बताऊं कि टीबी की दवाई बड़ी कॉमनली दी जाती है। तो टीबी की दवाई के भी बड़े इतने साइड इफेक्ट हैं। हमारे पास एक मरीज हुआ जिसको क्या कहते हैं स्किन की ऐसी भयानक बीमारी हो गई कि पूरी स्किन ही उतर गई उसकी, टीबी की नॉर्मल डोज लेने के बाद भी। तो हमें पूरी टीबी की दवाई बंद करनी पड़ी। टीबी की दवाई हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कम से कम 5-6 मरीजों को तो दे ही देते हैं। और हमारे पास टीबी का अस्पताल में जिनमें बहुत अच्छे तरीके से वितरित की जाती है, सरकार भी वितरित करती है। तो देखिए रेयर साइड इफेक्ट में जाएंगे तो हर दवाई का एक रेयर साइड इफेक्ट होता है। तो शायद हम यही सोचते हैं कि हमारा जो बेनिफिट इस दवाई को लेने से होगा वो कहीं ज्यादा है साइड इफेक्ट से, तभी हम उस दवाई को लेते हैं। इस यही एक क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं फैक्ट है, वो हमें इस बारे में भी समझना होगा कि वैक्सीन के भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर वैक्सीन से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो कहीं कुछ ज्यादा है साइड इफेक्ट से। तो इसी बात को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो इलाज करना ही मुश्किल है लोगों का। म्यूट है सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक पूर्व विधायक पुष्पेंद्र पाठक जी पूछ रहे हैं कि हम गांव में जाते हैं, इस समय हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उन्होंने बताया कि अभी हमारे आसपास परिचित लोगों को कुछ नहीं था, यंग एज के लोग थे, और लगभग 16 लोगों को हार्ट अटैक हो गया है। जब ये चर्चा कोविशील्ड वगैरह की चली तो लोगों ने उससे कोरिलेटेड कर दिया, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि अर्ली एज में इतने हार्ट अटैक बढ़ना, ये किस चीज का कारण हो सकता है? थोड़ा इस बारे में लोगों को क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? देखिए अर्ली एज में हार्ट अटैक होना, ये इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। पहली बात तो जो कोविशील्ड के रेयर साइड इफेक्ट की जो प्रोफाइल आई उसमें कहीं भी ये नहीं था कि हार्ट अटैक इसमें है। उसमें ब्लड क्लॉट की बात होती है, हार्ट अटैक की बात नहीं हुई थी, ना ही मायोकार्डिटिस की बात हुई थी। चलिए मान भी लिया जाए कि कोविशील्ड से, तो बट वो इतने रेयर थे कि जो कि पहले 2 हफ्ते के अंदर ही आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आजकल के टाइम में यंग लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं और इतने सारे लोग हार्ट अटैक के कारण क्यों बढ़ गए। देखिए मेरा मानना है कि ये सब कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। आजकल की पीढ़ी का लाइफस्टाइल जो इससे पहले वाली पीढ़ी थी उससे काफी डिफरेंट है। आजकल का बच्चा पैदा होते ही मोबाइल फोन देखता है, घर में ही रहता है, खेलने कूदने कम जाता है। और जो खाना पीना जो हो गया है आजकल, कम उम्र में ही लोग क्या कहते हैं मदिरा और स्मोकिंग का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और शायद क्या कहते हैं एक्टिविटी उतनी इतनी ज्यादा नहीं है। इन सबको मिला के जो उनका फैमिली का भी रिस्क होता है, फैमिली में भी किसी को कभी हुआ होगा तो उनको एक हाई रिस्क पे रखते हैं ये सब चीजें कि इनको कभी ना कभी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो हार्ट की जो चेकअप करवाने का जो थ्रेशोल्ड था, जो पहले हम मानते थे कि 40-45 साल या 50 साल की उम्र के बाद ही हम चेक करवाएंगे कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो 35 या 30 साल की उम्र तक आ गया है कि 30 साल की उम्र के बाद ही अगर आपको क्या कहते हैं आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, चलते फिरते नहीं है, या आपका खान पान ऐसा हो गया है कि जिसमें आपको ऐसा होगा, या धूम्रपान ज्यादा करते हैं, तो आई थिंक 30 साल की उम्र। हेलो। हाँ जी, मैं- जी डॉक्टर साहब, एक रुक गया क्या? एक मिनट बस।
जी सॉरी, इंटरनेट का टेम्परेरी डिस्कनेक्शन था। डॉक्टर साहब, आ रही आवाज अ, आपको? हाँ जी, आ रही। हमारी एक कार्यकर्ता न्यास की मनीषा सिंह पूछ रही हैं, 50 वर्ष की उम्र में सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा पफ लेने लगते हैं। डॉक्टर भी, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? देखिए, सांस लेने की तकलीफ तो देखिए जन्म के बाद कभी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद ही ज्यादा हो, तो 50 साल के बाद मैं जो इसका जवाब दे सकता हूँ कि शायद जो लंग की एज है वो शायद और कम हो जाती है, लंग की कैपेसिटी नेचुरली कम हो जाती है। तो जिन्होंने पूरी उम्र अपना स्मोकिंग किया है, 18 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक, उनके इफेक्ट शायद 40 साल के वो कुछ समय के लिए नहीं दिखते, पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो शायद इस वजह से उनको सांस की बीमारी हो जाती है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि जो इनहेलर दिए जाते हैं, जो पफ दिए हाँ जाते हैं, क्या उनका साइड इफेक्ट होता है? देखिए, साइड इफेक्ट होता है बट बहुत कम होता है। जैसे कि, क्योंकि देखिए इनहेलर और टैबलेट में एक फर्क है। जी। टैबलेट हमारे, इनहेलर एक ड्रग डिलीवरी डिवाइस है, वो कोई वेंटिलेटर नहीं है। वो एक ड्रग ड्रग को सांस की नली में पहुंचाने का एक जरिया है, जैसे टैबलेट होती है। हमारे पास ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस कौन से हैं? जैसे टैबलेट हो गई, इंजेक्शन हो गया, पैचेस हो गए। तो उसी तरह से दवाई को शरीर में किस तरह से पहुंचाया जाए, तो सांस की बीमारी के लिए उन्होंने इनहेलर बना दिया कि सीधी सांस के नली में ही जाएगा। उससे एक फायदा ये होता है कि जो एक टैबलेट हम खाते हैं, पहले पेट में जाएगी, पेट से ब्लड में घुलेगी, ब्लड में घुल के हार्ट में जाएगी, हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स में भी जाते हैं जहां उसकी आवश्यकता नहीं है, तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में समझा, तो उन्होंने कहा क्यों ना उस दवाई की उसी जगह पे पहुंचाया जाए जहां इसकी जरूरत है। इसलिए इनहेलर बनाए गए। और इनहेलर का एडवांटेज ये है कि इसमें दवाई की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है, माइक्रोग्राम्स में ही रह जाती है, जबकि टैबलेट हमेशा मिलीग्राम या ग्राम में होती है। तो टैबलेट के साइड इफेक्ट ज्यादा माने जाते हैं सांस की बीमारियों के संदर्भ में अगर माना जाए, और इनहेलर के साइड इफेक्ट उतने नहीं है, और एफिकेसी भी जाता है, तो काम भी जल्दी शुरू करता है। तो किसी को अगर इनहेलर प्रिस्क्राइब है तो उनसे भागना नहीं चाहिए, उनको स्वतः लेने ही चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे दिल्ली से एक दर्शक विष्णु मित्तल और खिल्लू अग्रवाल जी का लगभग एक सा ही सवाल है कि आज इतना प्रदूषण बढ़ रहा है और पल्मोनरी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, तो क्या अभी भी बहुत सारे लोग मास्क लगा के चलते हैं? मास्क लगाए रहना भी हानिकारक है या इसको लगा सकते हैं, घूम सकते हैं? देखिए, मास्क लगाना, देखिए इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको बीमारी होगी या नहीं होगी। हम जापान का एग्जांपल बताते हैं। देखिए जापान में हर आदमी मास्क लगा के चलता है। वो इस वजह से नहीं कि कोविड आया था वहां पे, कोविड से पहले ही वहां पे एक कल्चर का पार्ट बन चुका था कि अगर वो मेट्रो में चढ़ेंगे तो मास्क लगा के चढ़ेंगे। आप समझिए कि मेट्रो में इतनी भीड़ होती है, कोई भी आदमी खांस दे तो अगर किसी को टीबी है या वायरल इन्फेक्शन है तो पूरी बोगी में फैल जाएगी, वो किसी को भी हो सकता है। तो मास्क लगाना मेरे ख्याल से हमेशा अच्छी बात है जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जहाँ ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ प्रदूषण ज्यादा है। देखिए उससे आपको प्रोटेक्शन ही मिलेगी, उसके साइड इफेक्ट या उसका कोई नुकसान तो कुछ है नहीं। तो मास्क लगाना एक अच्छी बात है। अगर हमारे भारत में भी ये कल्चर का हिस्सा बन जाता है कि मेट्रो में जो भी आदमी चढ़ेगा वो मास्क लगा के चढ़ेगा, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी बीमारियों हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जापान में ऐसी कल्चर है, बिल्कुल है। जापानी बिना मास्क लगाए मेट्रो में नहीं चढ़ते हैं। वो सारे आज बिना, चाहे महामारी हो चाहे ना हो, उन्होंने मास्क लगाना ही लगाना है। तो अगर ऐसी कोई हमारे पास आती है जो बीमारियों को रोकती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज से 20-25 साल पहले पानी की बोतलें उपलब्ध नहीं थी, तो लोग रेलवे स्टेशन पे पानी भरते थे, तो कोलरा और पानी से रिलेटेड बीमारियां बहुत होती थी। तो जैसे ही पानी की बोतलें आई तो वो बीमारियां कम होनी शुरू हो गई। इसी तरह से सांस के संबंधित या जो भी ऐसे बीमारियां हैं जो प्रदूषण से या वायरल इन्फेक्शन से फैलती हैं, अगर हम मास्क लगा के उसको कम कर पाए तो उसमें बड़ी अच्छी, हम एक डिजीज बर्डन कम कर सकते हैं अपने समाज से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी इस चर्चा में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अनेक राज्यों से लोग जुड़े हैं। हमारे कुछ दर्शक नेपाल से और यूके से भी जुड़े हुए हैं, जिनको हमने लिंक भेजी थी। मुझे लगता है कि इस समय लगभग 1210 लोग करीब जुड़े हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का ये बहुत बड़ा लाभार्थी प्रयोग है और ये संख्या शायद और बढ़ती जाएगी। कुछ अटेंडेंटी पूरे समय जुड़े, कुछ अभी भी जुड़े हैं।
एक बहुत ही रोचक सवाल अभी अभी एक दर्शक ने हमारे हरिद्वार से लिखा है कि हम कॉमन प्लेस पे नहाते धोते हैं, गंगा नदी में, यमुना में या कहीं ऐसी जगह जाते हैं। तो क्या ऐसी जगह से कोई हमको जो है श्वास लेने, लंग संबंधी कोई तकलीफ होती है क्या? देखिए, नदी में नहाने से सांस लेने संबंधित हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती। अब उसका देखिए, एक तो पहली बात है, नदी बहती रहती है तो रुका हुआ पानी नहीं है। तो ऐसा कोई आप नदी ठहरे हुए नाले में नहीं जा रहे, आप एक बहती हुई नदी में जा रहे हैं, तो जो दूषित पानी होता है वो बहता रहता है। तो इससे शायद वो डरने की बात नहीं है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगी। दूसरा है कि पानी से जो इन्फेक्शन होती है वो अलग प्रकार की इन्फेक्शन होती हैं। सांस संबंधित बीमारियां होना, पानी अगर गलती से फेफड़े में चला जाए जब आप डुबकी लगा रहे हैं, तब सांस संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। कोई बिल्कुल ही ऐसे दूषित पानी में चले गए जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, उसमें कुछ वायरस या कुछ ऐसे तत्व मिले हुए थे, तो हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि बहती हुई नदी में या कहीं पे भी, हमारे जितनी भी नदियां हैं, तो उसमें अगर आप डुबकी लगाते तो आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी होने वाली है। इन्हीं सबको देखते हुए देखिए, गंगा सफाई का अभियान हुँ, चलाया गया था, और गंगा के पानी को हम मानते हैं कि वो अपने आप में एक बैक्टीरिया को मारने वाला पानी है। उसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज होता है जो कि बैक्टीरिया को खा जाता है। गंगा के पानी की क्वालिटी है, तो शायद मेरे ख्याल से गंगा का पानी इतना दूषित नहीं होता बैक्टीरिया को लेके। बहुत और हम बढ़िया डॉक्टर अपनी साहब, इन लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं कि बाथरूम में ही नहाना चाहिए, नदी के आपने एक श्वसन विशेषज्ञ होने के नाते जो सुझाव दिया है, वो बिल्कुल सही है। हमारी गंगा माँ बड़ी पवित्र होती है, सब लोग इसको पूजते हैं और उसमें सही में पानी का एक गुण है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि अब सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब अगला हेल्थ कैंप सतना में कब होने वाला है? कब मेदांता की टीम आएगी और कौन-कौन सी नई विशेषताओं के साथ आने वाली है? देखिए, मैं टीम का तो नहीं बता सकता वो कब आएगी। वो टीम तो तभी आती है जब मिश्रा जी बुलाते हैं। तो जब भी वो आमंत्रित करते हैं तो टीम आ जाती है। तो आई थिंक वो निमंत्रण तो सेवान्यास की तरफ से आता है। तो बट हाँ, अगर आता है तो मैं जरूर उसमें आना चाहूंगा। अभी कुछ नई सुविधाएँ मेदांता में शुरू हुई हों, जैसे हमने शुरू में एक बस आती है और उसमें 20-21 प्रकार के टेस्ट होते हैं। शुरू में उसमें मेमोग्राफी भी होती थी, उसमें बाकी सुविधाएँ भी रहती थी, जिसमें अ, एक्स-रे और बाकी सब कुछ। ऐसा आपके यहाँ नया प्रयोग हुआ है? जैसे लास्ट टाइम आपने कहा था लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट का काम आपके नेतृत्व में शुरू हुआ है। हाँ जी। तो मेदांता, देखिए, लंग ट्रांसप्लांट का हमने शुरू किया है। लंग ट्रांसप्लांट अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जिसमें जो रोगी जिनके फेफड़े खराब हो चुके हैं, जो ऑक्सीजन पे आ गए हैं, जिनका आगे बचने की उम्मीद कम है कि अगले 2 साल वो काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे इस बीमारी के साथ, तो हम उनको एक डेफिनेटिव थेरेपी ऑफर करते हैं जिसमें लंग ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। आज से कुछ साल पहले तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ विदेशों में ही उपलब्ध थी। पिछले 5-6 साल में ये 5 या 7-8 साल पहले ये जो चिकित्सा पद्धति है ये साउथ इंडिया के सदर्न स्टेट्स में आई, खासकर हैदराबाद और तमिलनाडु में। तो ज्यादातर केसेस वहीं पे होते थे। नॉर्थ इंडिया में मेदांता का ये पहला प्रयास है कि हम सक्सेसफुल लंग ट्रांसप्लांट कर पाए। अभी तक हमने क्या कहते हैं 15 ट्रांसप्लांट किए हैं, और 90% से ज़्यादा हमारा सक्सेस रेट है। तो लंग ट्रांसप्लांट उन लोगों में किया जाता है जिनको क्या कहते हैं सांस की इस प्रकार की बीमारी हो जाती है जिनसे अगले आने वाले 2 या 3 साल में बचने की उम्मीद कम होती है। और इस ट्रांसप्लांट से हम लोगों को कम से कम 7-8 साल बचने की उम्मीद दे पाते हैं, और अपना जीवन। और ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएगा, किसी के काम नहीं कर पाएगा। ऐसा है कि जो आदमी बेड से हिल भी नहीं पा रहा था, जो सिर्फ ऑक्सीजन पे था, वो ट्रांसप्लांट होने के बाद वो मैराथन में भी जाता है, वो पहाड़ों की चढ़ाई भी करता है खुद से, और बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री हो जाता है। तो शायद अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हम एक ऐसी हाई एंड चिकित्सा सुविधा अगर उपलब्ध करवा सके, तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो ये लंग ट्रांसप्लांट का हमने एक नया शुरू किया। लिवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी था, हार्ट ट्रांसप्लांट मेदांता में ऑलरेडी है, किडनी ट्रांसप्लांट ऑलरेडी होता है। एक लंग लंग ट्रांसप्लांट हमारा छोटा हुआ था जो कि हम लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू किया है। तो 4 मेजर ऑर्गन्स को हम एक साथ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक
आखिरी सवाल और बाकी जानकारी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। हमने 7 बजे से 8 बजे तक की परिचर्चा रखी थी और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सेवा न्यास के द्वारा इसी प्रकार से केवल हेल्थ इश्यू पर नहीं, साइबर क्राइम, पर्यावरण, अन्य सामाजिक कुरीतियों आदि के बारे में भी समय-समय पे विशेषज्ञों के साथ चर्चा शुरू की। हमने पीछे एक धूम्रपान और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टर राजकुमार जी, जो हमारे पटेल चेस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनकी चर्चा की थी। आगे भी ऐसे विशेषज्ञों की चर्चा करेंगे। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास आने वाले समय में वर्ष भर में 2 बड़े हेल्थ कैंप सतना नगर में, जिले में लगाएगी, तो उस पे हम प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही आपके टीम के मार्केटिंग के लोगों के साथ जुलाई महीने के आखिरी में एक कैंप करेंगे हम और एक जनवरी महीने के शुरू में करेंगे। ऐसा हमने 2 सीजन में सोचा है। उसमें आप भी पुनः सतना पधारें, फिर से चर्चा में बिल्कुल सीधे बिल्कुल। रूबरू लोगों से हों। हजारों मरीजों को मेदांता के माध्यम से सतना, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र में चिकित्सीय लाभ मिला है, उनकी जाँचें हुई हैं और मैं प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जो 2-4 रिक्वेस्ट ना भेजें कि इनको पलंग जल्दी मिल जाए, इनका इलाज जल्दी शुरू हो जाए और आपको बार-बार तकलीफ देते हैं, आप अन्य डॉक्टरों को तकलीफ देते हैं। तो आज हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आपने इतना समय हमें दिया, आपकी बड़ी व्यस्तता है, आपने सहज हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आगे भी कोई अपने साथियों को हमें इसी प्रकार की चर्चा के लिए आमंत्रित करें। आपकी पूरी चर्चा वार्ता अखबारों में प्रकाशित होगी। हम अपनी पत्रिका में हर साल आपकी चर्चा प्रकाशित करते हैं। अभी-अभी हमारी पत्रिका प्रकाशित होने वाली है, इसमें पिछले साल का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं और ये सभी को धन्यवाद। मिलेगी। इसमें पूरा आपकी आज भी जो वार्ता हुई है वो अगली पत्रिका में आएगी, अखबारों में आएगा। हम इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को दिखाएँगे और मैं देख रहा हूँ कि लोग पुरानी परिचर्चाओं को भी सुन सकते हैं। आज की चर्चा में आपने बहुत अच्छे विषयों को उठाया है। मैं अपने दर्शकों को कहता हूँ कि हमारी कोशिश है, हर 15 दिन में ऐसी एक चर्चा हो जिससे लोग अवेयर हों, उनकी जानकारी बढ़े और उनके आने वाली समस्याओं का क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग हमारे पास 150 से 160 सवाल आए हैं। कुछ सवाल कॉमन होते हैं जिनका आपने बड़े पहले ही उत्तर दे दिया, अपने आप ही खत्म हो गई और आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग हमारे पास अभी 1240 लोगों का आंकड़ा है कि जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, जो सुन रहे हैं आपकी बात। ये बहुत बड़ा माध्यम है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का जो आज की परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि कोविशील्ड एक अफ़वाह है और इस अफ़वाहों से बचना चाहिए। हमें ऐसी भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। आपने पूरी तरह से इसको निर्मूल कर दिया है कि हम अनावश्यक की बातों को ना सुनें। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली बातों को पे ना जाएँ और हम निश्चित रूप से इस बात के ऊपर लगे रहें कि कोरोना वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इसके दुनिया में चाहे जो एक तत्व खराब धारणा प्रसारित कर रहे हों, हमें अपने भारत की सरकार पे, भारत के वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों का भरोसा करना चाहिए कि जिस तत्परता से उन्होंने ये जारी किया है, निश्चित रूप से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स का केवल हकीकत में दुष्प्रचार हो रहा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। आज मैं कहते हुए सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम का आभारी हूँ कि आपने हमें इस चर्चा में समय दिया, आपके सवाल आए, आपके अन्य डॉक्टर लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई चर्चा होती है, जो उत्सुक डॉक्टर होते हैं, मैं देखता हूँ राम मनोहर लोहिया के, हमारे छतरपुर के, सतना, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, इनके कई डॉक्टर लोग भी बड़े उत्सुक थे, पूछ रहे थे कि मुझे भी सुनने मिलेगा। उन सबका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। एक अपील और करता हूँ कि जो लोग हमारे कहने से मरीज हैं, उनको आप विशेष ध्यान रखते हुए आगे और बड़ी संख्या में लोग आएँ तो उनका उपाय होता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आखिरी शब्द ये कहना चाहूँगा, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, वरना हॉस्पिटल में बैठे-बैठे हम जान नहीं पाते कि जो पेरिफेरी में जो गाँव दूर-दराज लोगों में कितनी समस्याएँ हैं, उनको किस प्रकार की हमारी आवश्यकता है।
तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है आपका, जो 15-15 दिन पे आप ये पूरे स्वास्थ्य परिचर्चाएं करवाते हैं। देखिए ये आसान कार्य नहीं है, ये लगता ही है आसान कार्य है कि आप किसी को भी बोलें और आ जाए। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत लोगों को जुटाना पड़ता है और इन सब में लगना पड़ता है, और इस एक लगन की बात होती है। देखिए सब कुछ करना, हर चीज फायदे नुकसान से नहीं है, एक अपने अंदर से भी एक आत्मा से जो आवाज आती है, शायद उसी की वजह से आप जो इतने सालों से लगातार ये कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये शायद उसी का ही परिणाम है कि जो इतने लोगों को आप लाभ पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हम डॉक्टरों का भी सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ते हैं और लोगों की सेवा कर पाते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और जब भी आपको हम हमारे यहाँ पे कभी भी सेवा का मौका हो, हम आपके लिए खड़े हैं, हमेशा आपके लिए खड़े हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज की परिचर्चा यही समाप्त करते हैं। अगली बार के लिए आपकी फिर प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।